हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का प्रश्न संग्रह 1.3। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 घटक दिए हुए हैं। घटक ए, बी, सी, डी। ये 4 घटकों का निश्चयक है। इनमें ए, बी तथा सी, डी क्षैतिज पंक्तियाँ में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ए, बी और सी, डी दोनों कैसे क्षैतिज पंक्तियाँ में दिया हुआ है। पंक्ति मतलब क्या होती है? एक लाइन में दी हुई है। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चयक बोलेंगे। अगर इसके अलावा यहाँ पर हम इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए, सी और बी, डी यह दोनों ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब क्या होता है कि ए, सी और बी, डी दोनों खड़े हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब ऐसे खड़े होना, और क्षैतिज पंक्ति मतलब एक लाइन में ऐसे पंक्ति में होना। ठीक है, तो इस निश्चय की घात हमेशा 2 होती है। ये जो निश्चयक दिए हुए ए, बी, सी, डी, यहाँ पर जो भी निश्चयक आएगा इसके जगह पे जो भी मान आएगा उसकी जो घात रहेगी हमेशा 2 रहेगी। ठीक है, कारण यह है कि प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में 2-2 घटक है। अगर पंक्ति में देखेंगे हम लोग तो पंक्ति में ए और बी 2 घटक है, और अगर स्तंभ में देखेंगे तो स्तंभ में भी ए, सी और इस स्तंभ में भी बी, डी 2-2 घटक है। ठीक है, इसीलिए यह यहाँ पर इसकी जो घात होगी हमेशा क्या होगी? 2 होगी। यह निश्चयक एक संख्या के लिए लिखा जाता है, वह संख्या ए, डी माइनस बी, सी है। यह जो निश्चयक होगा वह कब लिखा जाएगा? जब इसका जो मान आएगा ना, वो मान कब आएगा? जब ए का गुणा डी से करेंगे और बी का गुणा जब सी से करेंगे, तो ए डी में से जब बी सी को माइनस करेंगे, तो ए डी माइनस बी सी करेंगे तो जो हमको मान मिलेगा वो मान जो होगा वो यहाँ पे होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चयक का मान कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि निश्चय किसे कहते हैं। ये जो 4 घटक दिए हुए हैं आपको, 4 घटक में अब जब ए का गुणा डी से करेंगे और जब बी का गुणा सी से करेंगे तो वहाँ पे ए डी में से बी सी को घटाने के बाद जो मान मिलेगा, कुछ भी मान मिल सकता है। समझो अगर यहाँ पे मैंने एक मान लिया कुछ भी, मतलब ए डी तुम्हारा आ रहा है 10 और बी सी तुम्हारा आ रहा है 5, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, तो 5 जो रहेगा वो तुम्हारा निश्चय का मान रहेगा। और उस 5 की जो घात रहेगी वो हमेशा कितनी रहनी चाहिए? 2। क्यों? क्योंकि निश्चयक में जो भी मान आता है वो हमेशा कितना होता है? उसकी जो घात होती है वो हमेशा कितनी होती है? 2। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आइए यहाँ पर निश्चयक पद्धति से रिलेटेड कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उस उदाहरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है हमारा? ए डी माइनस बी सी। ए डी कैसे है? जब ए का गुणा डी से करेंगे और बी का गुणा सी से करेंगे। तो इसी तरीके से हमको जो तुम्हारे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है वो हम लोग उदाहरण 1, 2, 3 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझो ये तुम्हारा ए है, ये सी है और ये बी और ये डी है। यहाँ पर तुमको इसके पद दिए हुए हैं, ये तो तुमको उसका एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ था। अब तुमको सेम ये तुमको मानना है कि ये तुम्हारा ए डी और ये तुम्हारा सी डी है। ठीक है, अब इसमें तुमको यही वाला सेम फॉर्मूला कैसे लगाओगे कि ए का गुणा जैसे हम लोग डी से करते थे वैसे तुम लोग 5 का गुणा 9 से करोगे और 3 का गुणा 7 से करोगे। तो तुम लोग पहले यहाँ पे मतलब ऐसे लिख सकते हो ना कि ए डी माइनस बी सी करोगे तुम लोग ऐसा, ये तो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बराबर, या तुम लोग इसके डायरेक्टली इसके बराबर करके करना। पहले क्या करेंगे हम लोग? 5 का गुणा 3 से करेंगे, तो 5 का गुणा 9 से, 5 गुणे 9। अब इस हमारे सूत्र में क्या होता है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 7। ठीक है, तो 9 पचे कितना होता है? 45, तो 9 पचे 45 माइनस 7 त्रिक कितना होता है? 21। तो 45 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24। अब यहाँ पर इसका उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में भी तुमको ऐसे ही करना है। पहले 8 का गुणा 4 से, फिर माइनस 3 का गुणा 2 से। कैसे करोगे? यहाँ पे बराबर करके पहले -8 गुणे 4, फिर उसके बाद सूत्र में माइनस दिया इसलिए माइनस लगाएंगे, फिर -3 गुणे 2। अब उसके बाद जब -8 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32, तो माइनस का 32 आएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 दूनी कितना होता है? 6। अब जब तुम लोग 32 में से 6 घटाओगे तो तुम्हारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे हाथ से लेके 12 में 6 गया 6 और यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा आंसर? माइनस का 26। ठीक है, तो n बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? माइनस का 26। यहाँ पे तुम्हारा a बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 करनी में 3 का गुणा हम लोग करेंगे 3 करनी में 3 से माइनस, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में माइनस दिया हुआ है। फिर उसके बाद 9 गुणे 2। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले 2 का गुणा 3 से कर लेंगे, तो 2 का गुणा 3 से करें तो 3 दूनी 6 आएगा। उसके बाद करनी में 3 त्रिका 9, ये करनी में 3 और ये करनी में 3, दोनों की करनी का आपस में गुणा कर लेंगे। माइनस 9 दूनी कितना होता है? 18। अब यहाँ पे क्या करो 6, जब 9 की करनी निकालेंगे तो 9 की करनी कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो 3 करनी आ गई -18।
अब 6 तिरिक कितना होता है 18 माइनस 18, 18 में से 18 गए तो कितना आ जाएगी 0, मतलब हमारा जो b है उसका मान कितना आ गया 0, यानी कि निश्चय कितना है हमारा 0। अगर इससे पूछा जाए कि निश्चय की घात कितनी होती है तो हमेशा 0, तो इसकी भी घात 0 2 होगी, इसकी घात 2 होगी और इसकी भी घात 2 होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 और 2 और 3 सॉल्व किया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्रैमर्स पद्धति। तो अब हम लोग देखेंगे निश्चयक पद्धति। ठीक है, निश्चयक पद्धति को हम लोग क्रैमर्स पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पर तुमको युगपत समीकरण के बारे में दिया हुआ है। युगपत समीकरण जो है वो हम लोगों ने 1.1 में पढ़ा था। युगपत समीकरण किसे कहते हैं? जब 2-4 अंकों वाले 2 समीकरण होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण बोलते हैं। और अगर 2-4 अंकों वाले एक समीकरण होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। तो उसी तरीके से 1.1 में हम लोगों ने युगपत समीकरण को हल किया था। कैसे हल किया था? पहले जोड़ा था, फिर घटाया था, उसके बाद हमको x और y मिला था, फिर y का मान किसी समीकरण में रखा था। तो उस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था? युगपत समीकरण को हल किया था हम लोगों ने। लेकिन वो जो हम लोगों ने जो हमारा जो वो प्रोसेस था वो बहुत थोड़ा कैसा था, वो सवाल जो थे हमारे थोड़े बड़े जा रहे थे। लेकिन सेम टू सेम अगर आपको युगपत समीकरण को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग क्रैमर पद्धति का भी यूज़ कर सकते हैं। और क्रैमर पद्धति जो है वो बहुत ही ईजी, मतलब कि वो जो तुम्हारा जगह भी बहुत कम लगेगी और उसकी जो विधि है वो बहुत ही सरल विधि से की जाएगी। अब दूसरी बात ये कि इसे ही युगपत समीकरण हल करने का निश्चयक पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है वो देखो, दिए गए युगपत समीकरण को सरल विधि से, जो भी तुमको युगपत समीकरण दिए रहेंगे, जैसे हम लोग को 1.1 में समीकरण दिए रहते थे वैसे इसमें भी समीकरण दिए रहेंगे, तो उन समीकरणों को हमको सरल विधि का उपयोग करके जब हम लोग हल करेंगे तो उस विधि को हम लोग क्रैमर पद्धति कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसे ही युगपत समीकरण हल करने की निश्चयक पद्धति कहते हैं। तो इसी पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयक पद्धति भी कहते हैं और इसी को क्रैमर पद्धति भी कहते हैं। इसके 2 नाम है। अब उसके बाद इस पद्धति की खोज जो है वो स्विस गणितज्ञ ग्रैबलियर क्रैमर ने की थी। ठीक है, तो इसीलिए सोचो ये जो इसके जो खोज है वो क्रैमर ने की, मतलब जो गणितज्ञ हैं उनका नाम क्या था? ग्रैबियल क्रैमर। इसीलिए हमारी जो पद्धति है उसका भी नाम क्या है? क्रैमर पद्धति है। अब आगे तुम लोग को ये सूत्र जो है वो याद में, ये तुमको ये क्या करना है, ये सूत्र तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग करके ही हम क्या करेंगे? युगपत समीकरण को सरल विधि से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो तुमको क्या दिया हुआ है? d बराबर a1, और तुमको कोई भी समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण में तुमको मानना पड़ेगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, तीनों को मानना पड़ेगा। उस हिसाब से जब तुम लोग d लोगे तो d मतलब क्या है? d हमारा एक निश्चयक है। ठीक है, और a b यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? c को हम लोग क्या कर रहे हैं? हटा दिए, मतलब c को इसमें तुमको भूलना है कि c यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद जब तुम लोग dx लोगे तो dx में तुमको किसको भूलना है? a को भूल जाना है। ठीक है, या फिर a को हटा दो कि a नहीं यहाँ पे, a यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद जब हम लोग dy का करेंगे तो dy में क्या करना है हमको? b को हटा देंगे, यानी b को हम लोग क्या कर देंगे? भूल जाएंगे। तो इस तरीके से तुमको इसको याद रखना है। जब d लोगे तो तुमको a1 b1 a2 b2 लेना है। जब dx लेंगे तो c1 c2 b1 b2, और जब dy लेंगे तो a1 a2 और c1 c2। ये तुमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद जब हम लोग इसके बाद अगर तुमको दिया रहेगा कि x ज्ञात करो तो तुमको x ज्ञात करते टाइम क्या करना पड़ेगा? dx अपॉन d, मतलब जो dx में जो भी तुम्हारा मान आया रहेगा, समझ लो इसका तिर्यक गुणा करने के बाद और माइनस करने के बाद तुम्हारा मान आता है 20, तो तुम लोग dx को लिख दोगे 20, और तुम्हारा भी d का भी मान ऐसे ही तिर्यक गुणा करने के बाद तुम्हारा d का मान आता है 5, तो इसके बटे में लिख दोगे 5, तो 5 और कितना हो जाएगा? 20। तो ये जो तुम्हारा 4 आएगा ये तुम्हारा किसका मान आएगा? x का मान आएगा। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा ही, अगर तुम लोग क्रैमर पद्धति का यूज़ करते हो तो तुमको ये तीनों भी लिखना है और x भी ज्ञात करना पड़ेगा और y भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सेम y भी ज्ञात करने के लिए पहले तुम लोग dy का मान देखोगे, तो dy का मान समझ लो तुम्हारा आएगा, समझ लो 25। तुम लोग यहाँ पर dy के जगह पे लिखोगे 25 बटे d, तो d तो दोनों के लिए एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा। तो d का मान कितना आया समझ लो हमारा 5, तो 5 लेंगे। अब जब 5 को 25 से कट करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 5। तो x बराबर तुम्हारे कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि क्रैमर पद्धति किसे कहते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो कि निश्चयक पद्धति और क्रैमर पद्धति क्या है, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे का एक्सरसाइज हमारा। हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा जो है ना, ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं। इस रिक्त स्थान को तुमको क्या करना है? ये जो तुमको ब्लैंक्स दिए हुए इसको तुमको भरना है। कैसे भरना है? देखो मैंने तुमको पहले ही बताया निश्चयक की पद्धति क्या होती है, कि हम लोग को जो भी निश्चयक दिया होता है, समझ लो यहाँ पे जो भी तुमको निश्चयक दिया था हमारा ए, ठीक है, जैसे कि जान दो जो भी तुम्हारे यहाँ पे निश्चयक था उसमें हमको क्या करना था? गुणा करना था। कैसे गुणा करना था? यहाँ पे देख लो, ये इसका गुणा करना था किससे?
मैंने बोला था कि तिर्यक गुणा करना है, तो 3 का गुणा 5 से और 2 का गुणा 4 से, ऐसे हमको क्या करना था, तिर्यक गुणा करना था, तब हमको क्या मिलते हैं, निश्चयक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो 3 का गुणा तुमको किससे करना है, 5 से, तो यहाँ पे तुम लोग कितने स्थान पे क्या लिख दोगे, 5। उसके बाद 2 जो है, 2 का गुणा तुम लोग किससे करोगे, 4 से, तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, 2। अब गुणा करने तो तुमको आता ही होगा। ठीक है, तो 5 तिहाई कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब 15 में से 8 गया तो 60। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ गया, उत्तर आ गया, तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इजी है। अगर तुम लोग एक बार इसका अच्छे से मतलब बोलते हैं ना, अच्छे से अगर तुम लोग इसके सूत्र वगैरह याद कर लोगे तो तुमको ये मेथड एकदम मतलब बोलते हैं एकदम ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको निश्चय के मान ज्ञात करने के लिए दिए। देखो मैंने तुमको बताया था कि निश्चय के मान जो तुमको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम तुमको ऐसे ही करना है। पहले तुमको क्या करना है, 1 का गुणा 4 से करना है, फिर तुमको 7 का गुणा 2 से करना है, जैसे हम लोगों ने मेथड पढ़ा था वो। ठीक है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग किससे गुणा करोगे, -1 का गुणा हम लोग करेंगे 4 से। फिर उसके बाद हमारे सूत्र में क्या था, माइनस था, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद 7 का गुणा 2 से, तो 7 गुणे 2। अब -4 एकम कितना आता है, 4, माइनस का 4 आ जाएगा, -7 दूनी कितने होते हैं, 14। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो 14 और 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए तुम्हारा क्या आएगा, -18 आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी तुमको सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस क्या, कि पहले 5 का गुणा 0 से करोगे, फिर उसके बाद 3 का गुणा -7 से करोगे। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 5 का गुणा पहले 0 से, उसके बाद माइनस, हमारे सूत्र में है माइनस, उसके बाद b का गुणा इससे, मतलब कि 3 का गुणा -7 से, तो 3 गुणे -7। समझ में आ रहा है। उसके बाद जब 0 का गुणा 5 से करोगे, 0 का गुणा कभी भी किसी भी संख्या से करोगे, किससे भी करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखो 7 त्रिक 21 है, ठीक है, और ये 7 के साथ भी माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो कभी भी, एक सेफर साइड के लिए। उसके बाद ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो तुम्हारा आंसर प्लस का 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है तुमको, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम प्रोसेस, पहले इसका गुणा इससे करोगे, फिर इसका गुणा इससे करोगे। तो 7/3 का गुणा जब हम लोग करेंगे 1/2 से, माइनस, हमारे सूत्र में ही माइनस है। ठीक है, ये मत सोचो कि मैंने माइनस कहाँ से ले आया। अब उसके बाद 5/3 का गुणा किससे करेंगे, 3/2 से, तो 5/3 गुणे 3/2। ठीक है, अब इसका गुणा कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, माइनस 5 तिहाई, इसका गुणा इससे, 5 तिहाई कितने होते हैं, 15, और इसका गुणा इससे 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पे तुम लोग नीचे का तो समान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -7 -15/6। अब माइनस तो करेंगे ही, 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, 8/6। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो तुम्हारे यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का 8 आएगा। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, कैसे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, माइनस का क्या आ जाएगा तुम्हारा 4/3, तो इसलिए तुम्हारा उत्तर क्या आएगा इसमें, या तुम लोग लिख सकते हो निश्चय बराबर -4/3। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो तुमको निश्चय ज्ञात करने के लिए आया था वो हम लोग ने सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें तुमको बोला गया है क्रैमर पद्धति से सॉल्व करो, वो हम लोग करेंगे। सो आइए हम लोग इस प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसमें हमको क्रैमर पद्धति से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्रैमर पद्धति मतलब तुमको दो समीकरण दिए रहेंगे। कभी भी दो समीकरण जो रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है तुमको, दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें तुमको ये मानना है कि तुम्हारा जो समझ लो कि ये जो एक पहला वाला जो है ना तुम्हारा वो ए है, दूसरा वाला जो तुम्हारा है वो बी, और तीसरा वाला सी। यहाँ पे A1 B1 C1। और उसी तरीके से सेम समीकरण 2 में भी तुमको क्या करना है कि जैसे 4 है उसको क्या मानोगे A2, 3 को B2 और 5 को C2, ऐसा तुमको मानना है। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है तुमको, मैं तुमको बस बता रही हूँ, ऐसा तुमको मानना है। उसके बाद यहाँ पे तुमको अच्छे से ऐसा प्रेजेंटेशन में लिखना है। A1 क्या है हमारा 3, तो यहाँ पर लिख दो 3,
A2 क्या है, A2 हमारा है 4, माइनस है ना, उसके क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखोगे माइनस का 4। उसके बाद B1 क्या दिया हुआ है हमारा, सॉरी A1 क्या है 3, और B1 क्या है माइनस का 4, और C1 क्या है इसमें 10, तो यहाँ पे 10 लिख लिया। अब उसके बाद दूसरे वाले समीकरण में आएंगे तो A2 क्या है 4, B2 क्या है 3, और C2 क्या दिया हुआ है हमको 5, ठीक है, C2 क्या दिया हुआ है हमको 5, तो ये लिख लिया हम लोगों ने। अब जो हमारा सूत्र था हम लोग वो लिखेंगे, डिटर्मिनेंट निश्चयक वाला वो सूत्र जो था वो लिखेंगे निश्चयक वाले सूत्र में, ठीक है। अब उसको तुमको अप्लाई करना है, तो A1 क्या है हमारा 3, तो 3 लिख दो, A2 क्या है हमारा 4, तो 4 लिख दो, फिर उसके बाद B1 है ना, तो B1 क्या होता है -4, और B2 क्या होता है 3। अब क्या करना है तुमको इसका आपस में क्या करना है, तिरे गुणा करना है, ठीक है। तिरे गुणा कैसे, इसका इससे और इसका इससे, कैसे करोगे, 3 का गुणा 3 से करोगे, माइनस हमारे सूत्र में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद -4 का गुणा 4 से करोगे, तो -4 गुणे 4। अब 3 3 का कितना होता है 9, ठीक है, माइनस को रहने दो, 4 चौक कितना होता है 16, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 16 और 9 कितना हो जाएंगे 25, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 25। अब उसके बाद हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बट थोड़ी सी जगह शायद कम पड़ रही, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 25, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना तुम लोग। अब उसके बाद जब dx फाइंड करेंगे तो dx के लिए भी सेम, dx के लिए भी हमारा क्या है C1, तो C1 कहाँ दिख रहा है तुमको, C1 कितना है 10, C2 कितना है 5, B1 कितना है -4, और B2 कितना है 3, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिरे गुणा करेंगे दोनों का, जैसे हम लोग ने इसमें किया, तो 10 गुणे 3 माइनस का 4 गुणे 3, समझ में आ रहा है। तो 10 तिहाई कितने होते हैं 30, माइनस यहाँ पे भी माइनस, 4 तिहाई कितना होता है 12, ठीक है। तो ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 आ जाएगा, और 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 42। उसके बाद हम लोग dy ज्ञात करेंगे। ये हमारा देखो ये मान है हमारा वो d का आया, ठीक है, ये जो मान है वो dx का है। अब हम लोग किसका ज्ञात करेंगे dy का, तो dy के लिए a1 कितना मान है 3, a2 का कितना दिया हुआ है 4, c1 कितना दिया हुआ है 10, और c2 कितना दिया हुआ है 5। तिरे गुणा करो वापस, 3 का गुणा 5 से, 10 का गुणा 4 से, 3 गुणे 5 माइनस हमारे सूत्र में है, उसके बाद 10 गुणे 4, ठीक है। 5 तिहाई कितने होते हैं 15, माइनस 10 चौक कितने होते हैं 40, 40 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, उसके बाद ये माइनस का 40 है, बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको कट करना है। क्रैमर पद्धति द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ ना, सब राइट है ना। 4 तिहाई 12, सॉरी कुछ 1 सेकेंड देखो, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 10 गुणे 3 किया, फिर 4 गुणे 5 करना चाहिए था, मैंने 4 गुणे 3 कर दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। तो यहाँ पे 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 30 और 20 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अब उसके बाद क्रैमर पद्धति क्या होती है, क्रैमर पद्धति जो हमको बताई गई थी, हमको क्या मान करना है x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, dx अपॉन d। तो dx कितना आया हुआ है हमारा, dx का मान देखो 50 बटे d का मान कितना है हमारा 25, 50 बटे 25, तो इसको काटेंगे, ठीक है। किससे काट सकते हो तुम लोग, 5 एकम 5 0, 5 25, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा x का मान 2। अब हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे, तो y बराबर dy अपॉन d। तो dy का मान कितना है माइनस का 25 बटे d का मान कितना है हमारा प्लस का 25, 25 एकम 25, तो y कितना आ जाएगा हमारा
माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। सो इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोग अगर देखोगे तो तुमको यहाँ पे दिखेगा कि 6x बराबर 8 माइनस 5 हो, ऐसा उल्टा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई बराबर c। ठीक है, तो मतलब ax रहेगा, by भी रहेगा और c को हमको उस साइड लेके जाना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जैसे जो पहली वाली इक्वेशन है और इसको भी हमको दोनों को करना पड़ेगा। तो मैं पहली वाली इक्वेशन को पहले करूँगी अगर मान लो, तो पहली वाली इक्वेशन पहले क्या हो जाएगी 4x। इस फॉर्म में तो मैं एक काम करती हूँ, ये ऊपर लिख देती हूँ ax प्लस बी वाई बराबर c। इस फॉर्म में तुमको करना है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन जो है हमको, समीकरण जो है वो हमको आगे पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इस फॉर्म में इसको इसकी तरह हमको करना पड़ेगा। तो इसकी तरह करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 4x प्लस 3y बराबर, यहाँ पे बराबर ना तो c, तो c इसको हम लोग c मानते हैं, तो c को साइड लेंगे तो माइनस का c हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ये वाले भी इक्वेशन, 6x को यहीं पे रहने दो, 5y को इस साइड लेके आए तो प्लस का 5y हो गया बराबर 8। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। उसके बाद 4 को हम लोग क्या लेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 क्या होता है हमारा 4, a2 क्या होता है 6। ठीक है, 4 6, b1 क्या है हमारा 3 और b2 क्या है हमारा 5। उसके बाद c1 क्या है हमारा 4 और c2 कितना है 8। उसके बाद अब वापस से हम लोग का जो फॉर्मूला है जिस हिसाब से हम लोग करते हैं वही लगाना है। ठीक है, तो d के लिए क्या था हमारा, d के लिए सेम a1 a2 b1 b2। ठीक है, a1 a2 b1 b2। अब देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग a1 कितना दिया हुआ है हमको 4, तो यहाँ पे रखे 4 और a2 कितना है 6, तो 6 और b1 कितना है 3 और b2 कितना है हमारा 5। अब क्या करते हैं हम लोग, तिरिया गुणा 4 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 6। ठीक है, तो 5 चौक कितने होते हैं 20 माइनस 6 त्रिक कितने होते हैं 18। तो हमारा डी जो है, हमारा डी का आंसर कितना आ जाएगा 2। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, डी वाई का फॉर्मूला क्या है हमारा c1 c2 और b1 b2। ठीक है, तो c1 कितना है हमारा 4 और c2 कितना है 8। b1 कितना दिया हुआ है वापस, b1 3 और b2 कितना दिया हुआ है 5। अब तेरा गुणा करेंगे 4 का 5 से 3 का 8 से, 4 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 8। ठीक है, तो 5 चौक कितने होते हैं 20 माइनस 8 त्रिक कितने होते हैं 24। अब यहाँ पे देखो 24 में से 4 तो माइनस करेंगे, लेकिन माइनस की संख्या जो है बड़ी है इसलिए माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर dx है। ठीक है, उसके बाद dy जब ज्ञात करेंगे तो dy का फॉर्मूला क्या है हमारा a1 a2 c1 c2। अब a1 कितना दिया हुआ है हमको 4, a2 कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, उसके बाद c1 कितना है 4 और c2 कितना है 8। गुणा करो 8 4 गुणे 8 माइनस 4 गुणे 6। 8 चौक कितने होते हैं, या 4 8 32 माइनस 4 छंग 24। तो 32 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या गया dy। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रैमर नियमानुसार या क्रैमर पद्धति द्वारा, क्रैमर नियमानुसार। ठीक है, तो क्रैमर नियमानुसार सूत्र क्या हमारा x बराबर, जब x ज्ञात करना रहेगा तो dx, जब y ज्ञात करना रहेगा तो dy, dx अपॉन d। तो dx कितना है हमारा माइनस का 4 बटे d कितना आया हमारा 2। कट करो इसको कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 2। तो x बराबर तुम्हारा कितना आ गया माइनस का 2। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे y, तो y बराबर dy अपॉन t। तो dy का आंसर कितना आ रहा हमारा 8 और d कितना है हमारा 2, तो 2 चौक 8, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 4। तो इस तरीके से तुम्हारे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। इसमें कुछ भी अगर डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आइए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a1 की जगह पे कुछ नहीं दिया तो a1 की जगह पे हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, 1 है
उसके बाद A2 कितना है हमारा 2, B1 कितना दिया हुआ है 2, और B2 कितना है माइनस का 3, और C1 कितना है माइनस का 1, और C2 कितना है 12। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसीजर, A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2, B2 कितना है माइनस का 3। अब इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा -3 से, फिर -2 का गुणा 2 से, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, माइनस का -2 दूनी 4। यहाँ माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आएगा, लेकिन माइनस का 7 आएगा। ठीक है, ये आंसर। उसके बाद हम लोग dx फाइंड करेंगे, तो dx के लिए क्या है C1, C1 कितना है हमारा माइनस का 1, C2 कितना है 12, B1 कितना दिया हुआ है 2, B2 कितना है माइनस का 3, बराबर 1 का गुणा -1 का गुणा -3 से करेंगे, उसके बाद -2 का गुणा 12 से करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद -12 दूनी कितने होते हैं 24, 24 में से 3 जाएंगे तो 21 बचेंगे, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है वापस, इसलिए माइनस आगे आ जाएगा। अब हम लोग dy फाइंड करेंगे, तो dy के लिए A1 कितना है हमारा 1, A2 कितना है 2, C1 कितना है माइनस का 1, और C2 कितना है 12। ठीक है, इसका भी सेम तेरे गुणा 1 गुणे 12 -1 गुणे 2, 12 एकम कितने होते हैं 12, -2 एकम कितना होता है 2 एकम 2, माइनस माइनस कितना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 14। अब हम लोग क्या करेंगे क्रैमर नियमानुसार करेंगे। नियमानुसार क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है x बराबर dx अपॉन d। ठीक है, तो dx कितना है हमारा माइनस का 21 बटे d कितना है माइनस का 7, तो ये माइनस माइनस ये सब कैंसिल होके हमारा आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर कितना आ गया 3। अब हम लोग y ज्ञात करेंगे, तो y बराबर y का सूत्र क्या होगा dy अपॉन d। ठीक है, तो dy कितना है हमारा 14 बटे d कितना है हमारा माइनस का 7, तो इससे इसको कट करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा आंसर माइनस का 2। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 2, और x बराबर कितना आ गया माइनस का 3। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर सेम ऐसे ही करना है, पहले A1 फिर A2, ठीक है, फिर B1 B2 C1 C2। तो A1 कितना है हमारा 6, A2 कितना है हमारा 8, ठीक है, B1 कितना है माइनस का 4, B2 कितना है माइनस का 3, C1 कितना है माइनस का 12, और C2 कितना है माइनस का 2। अब हमारा सेम फॉर्मूला D बराबर A1 A2 B1 B2। ठीक है, उसके बाद A1 कितना है हमारा 6 और 8 A2, और B1 कितना है B1 B2 कितना है -4, और B2 कितना है -3। दोनों का तिरक गुणा करेंगे, 6 गुणे 3 सॉरी 6 गुणे -3 -4 गुणे 8। ठीक है, तो 6 त्रिक कितने हो जाएंगे 18 माइनस के, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 चौक कितने होते हैं 32। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे 32 में से 18 को माइनस करोगे, तो 32 में से 18 का तो कितने यहाँ पे बचेंगे 14 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या याद करेंगे dx। तो dx बराबर dx का फॉर्मूला क्या होता है C1 C2 और B1 B2। C1 कितना दिया हुआ है -12, और C2 कितना दिया हुआ है -2, B1 कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, और B2 कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, अब 12 का गुणा 3 से करेंगे, -12 गुणे -3, उसके बाद यहाँ माइनस आएगा सूत्र वाला, -4 गुणे -2, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 तिहाई कितने होते हैं 36, ये माइनस, और यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8।
अब यहाँ पे 36 में से 8 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। ठीक है, कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? 4 दूनी 8, यहाँ पे 6 त्रिक 18, 4 8 32, सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा 36 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, हाँ यहाँ पे तुम्हारा 8 बचेगा और यहाँ पे तुम्हारा 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा 28। उसके बाद dy फाइंड करेंगे, तो dy का सूत्र क्या होता है? dy का होता है a1 a2 और c1 c2। ठीक है, a1 कितना दिया है हमको? 6, और a2 कितना दिया हुआ है? 8। c1 कितना दिया हुआ है? -12, और c2 कितना दिया हुआ है? -2। इसका भी तिरक गुणा, 6 गुणे -2 -12 गुणे 8, 6 दूनी कितने होते हैं? 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 8 96 होते हैं। ठीक है, अब 96 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ पे 84 बच जाएगा। अब हम लोग क्रैमर पद्धति लगाएंगे। क्रैमर नियमानुसार क्या होता है सूत्र? x बराबर dx अपॉन डी। ठीक है, तो dx क्या है? dx कितना दिया हुआ है? 28 बटे d कितना है हमारा? 14, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, तो x कितना आ गया हमारा? 2 आ गया, 14 दूनी 28। अब हम लोग y ज्ञात करेंगे, तो y का सूत्र क्या होता है? dy अपॉन डी। ठीक है, तो dy कितना है हमारा? 84 बटे d कितना है हमारा? 14, 14 छंग 84, तो y कितना आ गया हमारा? 6। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके बाद करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको a1 की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है? a1 का मान 4 दिया हुआ है, a2 का दिया हुआ है 3, b1 का दिया हुआ है 6, और b2 का दिया हुआ है 2, c1 का मान यहाँ पे हमको 54 दिया हुआ है, और c2 का मान दिया हुआ है 28। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो हमको फॉर्मूला उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। a1 जो है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4, तो a1 की जगह पे 4 लिखेंगे। a2 कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 लिखेंगे। b1 कितना दिया हुआ है हमको? 6, तो b1 की जगह पे 6 लिखेंगे, और b2 कितना है? 2, तो यहाँ पे b2 की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा 4 का गुणा 2 से, 4 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस 6 का गुणा 3 से, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 6 त्रिक कितना आ जाएगा? 18। 18 में से 8 जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 10, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए हमारा माइनस का 10 आएगा। इसीलिए हमारा जो x है, सॉरी, इसीलिए जो हमारा d है वो कितना आ जाएगा? माइनस का 10। अब हम लोग याद करेंगे हमारा dm, क्योंकि यहाँ पे m क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो m जो तुम्हारे क्वेश्चन में जो 4 अंक दिया रहेगा तुम लोग उसको ही लो। c1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 54, और c2 कितना दिया हुआ है? 28। b1 कितना दिया हुआ है हमको? 6, और b2 कितना दिया हुआ है? 2। अब इसका हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, तो 54 का गुणा 2 से करेंगे, और माइनस 6 का गुणा हम लोग 28 से करेंगे। 54 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, 108 आएगा, माइनस जब 28 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 48, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने होते हैं? 16। तो अब जब 168 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? माइनस का 60। इसीलिए dm जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का 60। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? हमारा dm तो आ गया, अब dn ज्ञात करेंगे। तो a1 कितना दिया हुआ है हमारा? 4, a2 कितना दिया हुआ है? 3, c1 कितना दिया हुआ है? 54, और c2 कितना दिया हुआ है? 28। उसके बाद अब हम लोग इसके तिर्यक गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा 28 से करेंगे,
उसके बाद माइनस 54 का गुणा 3 से करेंगे तो 28 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, माइनस 4 ते 12 का 2, 5 ते 15 और एक कितने होते हैं 16। तो जब 162 में से 112 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 50 आएंगे, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी इसलिए यहाँ पे माइनस का 50 आएगा, इसीलिए dn बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 50। अब हम लोग क्रैमर नियमानुसार करेंगे। क्या होता है हमारा सूत्र, x बराबर dm अपॉन डी। तो dm कितना आया हमारा -60 बटे d कितना आया हमारा माइनस का 10। तो जब इसको इससे काटेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम लोग y याद करेंगे तो y में क्या होगा, y मत लिखो यहाँ पर लिखो m बराबर और यहाँ पे n बराबर dn बटे d। ठीक है, तो dn कितना आया हमारा माइनस का 50 बटे d कितना हुआ है आया है माइनस का 10। इसको जब इससे कट करेंगे तो n आ जाएगा हमारा 10 पचे 50, मतलब n बराबर 5। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज, ये प्रश्न संख्या n बराबर 5। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।